नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास है दो पुस्तकें। एक है मनुस्मृति और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में एक माननीय नेताजी ने कहा कि आपको एक चीज़ चूज़ करनी है, या तो मनुस्मृति या भारत का संविधान। मित्रों, अब हम इसको 2-3 चरणों में अलग-अलग एंगल से इसको समझेंगे। पहली तो तुलना, किन चीज़ों की तुलना हो सकती है, किन चीज़ों की तुलना नहीं हो सकती है, और तुलना करने की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी, किसमें क्या कमियाँ हैं, किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। अगर अच्छाइयाँ हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम उसको अडॉप्ट करते हैं, और किसी में कोई कमी है तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि जो तुलना की जा रही है, तुलना का लॉजिक क्या है। अब मनुस्मृति जो एक स्मृति है, स्मृति मतलब जो कुछ लोग बोलते हैं कि स्मृति का मतलब कानून होता है, धर्म होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो जो भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं वो पहले स्मृति मतलब मेमोरी से चलते थे। धीरे धीरे जब लैंग्वेज का संस्कृत लैंग्वेज आई या देवनागरी लिपि जब आई, तब इनको टेक्स्ट फॉर्मेट पे लोगों ने इनको लिखा। मतलब जो स्मृतियाँ आती जो ऊपर से गुरु गुरु शिष्य के परंपरा के माध्यम से ट्रांसफर होती जा रही थी, वो उसको बुक फॉर्मेट में लगभग ईसा पूर्व से 100-200 साल पहले इसको लिखा गया, ऐसा लोग बोलते हैं। और जो भारत का संविधान है वो आप सब जानते हैं 1950 में लागू हुआ था। देश के आज़ाद होने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 2 साल 11 महीने का टाइम उसमें लगा। और कुछ कंपाइलेशन भी था, कुछ क्रिएशन भी रहा होगा। तो कई देशों के संविधान को स्टडी करके एक कंपाइल्ड फॉर्म में एक बुक बनाई गई। इस पर लंबे डिस्कशन भी हुए नो डाउट, और एक अच्छा वर्जन में संविधान लेके आया गया। उसके बाद जब धीरे धीरे इसको लागू किया गया, और इसके बेस पे ही सारे हमारे लॉज आगे बनते रहे। और कुछ पहले थे जो ब्रिटिश एरा के थे, वो भी अभी भी चल रहे हैं। ये तो होगी कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति जैसा कि ये नहीं पता कि कब लिखी गई थी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इसको स्वयंभू मनु ने लिखा था। स्वयंभू मनु जो अपने आप से उत्पन्न हुए, यानी कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु, उन्होंने लिखा। लिखा क्या, लिखा तो बाद में गया है, उन्होंने इसको बनाया इस बुक को ओरल फॉर्मेट में, जो लोगों ने सुना, स्मृति में था, मेमोरी में था, फिर धीरे धीरे नीचे चला गया। अब इसको समझते हैं कि कंपैरिजन लोग क्यों कर रहे हैं। पहले ये समझना होगा कि कंपैरिजन होता किसका है। मित्रों, इस टॉपिक पे बहुत लंबा हो सकता है, 1 से 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इसको 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसको ख़त्म करें, और की टॉपिक्स को हम लेके आएंगे। पहले हम समझेंगे कि तुलना क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मनुस्मृति में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, खराब बातें भी हो सकती है जो लोगों को लगता अगर हो, फिर भी हम उसमें 4-5 सैंपल के तौर पे, जैसे कि मनुस्मृति के ऊपर आरोप लगता है कि ये स्त्री विरुद्ध है, या शूद्र जाति के विरुद्ध है, या जाति में बांटता है, या प्रो ब्राह्मण है, इस तरह की बातें इसके लिए बोली जाती है। उसको हम जांच कर पड़ताल करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है। कुछ गिने चुने 4-5 श्लोक हम स्टडी अभी बात करेंगे उसके ऊपर। चयन आपको करना है कि वो सही है या गलत है। और भारत के संविधान की भी जो आत्मा है, जो मुझे लगता है कि पूरे संविधान की आत्मा फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी मान सकते हो, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये पूरे संविधान का कोर है। बाकी तो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे मनुस्मृति की। ये बहुत सालों पहले लिखी गई होगी। अब तुलना का जब जहाँ तक बात आती है, तुलना की जाती है एक जैसी चीज़ों में, समान चीज़ों में, और जो कंटेम्प्ररी हो, समकालीन हो। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जब क्रिकेट हम खेलना शुरू करते हैं बचपन में, तो हम क्या नियम बनाते हैं। जैसे सपोज हम गली में खेलते हैं, तो हम नियम बनाते हैं कि किसी के घर में बॉल चली जाएगी तो बंदा आउट हो जाएगा, ठीक है। जो बंदा ज़्यादा रन बनाएगा उसका नंबर पहले आएगा, वो विजेता माना जाएगा। सपोज 5 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए उसकी नेक्स्ट टाइम फर्स्ट बैटिंग आएगी। बॉल आप इतने तेज मार दोगे तो आउट हो जाओगे, एक ओवर में 3 ही बॉल होंगी। तो इस तरह के नियम कब बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ की शेषमा अवस्था में होते हैं, जब किसी चीज़ की हम शुरुआत कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे ही जब मनुस्मृति बनाई होगी हजारों सालों पहले, उस टाइम मनुष्य, जो मानव सभ्यता थी, वो विकास होने की अग्रसर होना शुरू हुई थी। मतलब ये सभ्यता बनने लगी थी। मनुष्य की आबादी उतनी नहीं थी जितनी आज है। गिने चुने इलाकों में लोग रहा करते थे, तो उसमें उनके सेफ्टी के, आजीविका के,
वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रहे होंगे जिनके आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया। तो इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में तुलना करने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। ऑरेंज और ऑरेंज को आप तुलना कर सकते हो, ऑरेंज और एप्पल को तुलना कैसे कर सकते हो? और जहां तक मनुस्मृति की बात है, ये एक सामाजिक व्यवस्था बताती है। इसमें 12 चैप्टर टोटल है और इसके अंदर 12 चैप्टर में क्या बताया गया है कि राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजा का महल कैसा हो, पहाड़ों पे होना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, हथियार की व्यवस्था हो। ठीक है, समाज में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो ब्राह्मण होगा वो टीचिंग का काम करेगा, क्षत्रिय होगा वो रक्षा का काम करेगा, वैश्य होगा जो व्यापार करेगा, और जो शूद्र, जिसको शौक हो शूद्र है, वो सप्लीमेंट्री काम करेंगे, हेल्प का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर जैसे आज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सपोज कोई सिविल इंजीनियर है तो वो सिविल इंजीनियर का काम करेगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करेगा। एक दूसरे का काम थोड़ी कर सकते हैं। ऐसे ही जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका का काम करेगी और जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका का काम करेगी। एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप कर भी सकता है। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो आज भी है, उस समय जाति के आधार पर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कुछ उसमें कुछ खामियां भी आई होंगी, नो डाउट, पर उसको संविधान से तुलना करने का कोई लॉजिक नहीं है। अब जिस तुलना की जब बात चली तो हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। दो सुई है, एक सुई है जो कि सिलने का काम करती है, एक सुई है जो सपोज इंजेक्शन लगाने का, मरीज को इंजेक्शन लगाने का काम करती है। तो एक सुई का काम क्या है? सिलाई करना। दूसरी सुई का काम क्या है? इंजेक्शन लगा के व्यक्ति को स्वस्थ करना। दोनों सुई है, तो क्या लेकिन दोनों सुइयों के आपस में तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। लेकिन कोई आप बोले कि ये सुई चाहिए, कि आपको ये सुई चाहिए, इन दोनों में से एक को ही चूज करना, लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। दोनों सुइयों का काम अलग है, तो दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। जिस सुई का काम है सिलना, वो सिलने का ही काम करेगी, उसको फेंका नहीं जा सकता है। और जिस सुई का काम इंजेक्शन देना है, दवाई किसी व्यक्ति के बॉडी में डालना है ताकि वो स्वस्थ हो सके, उस सुई का अपना महत्व है, उसको थोड़ी फेंक सकते हो आप। दोनों को रखना है साथ के साथ। उसी तरह से जो मनुस्मृति है, जैसे अभी मैंने बताया कि राज व्यवस्था के बारे में बताया, जातिगत व्यवस्थाओं के बारे में बताया, विवाह के बारे में बताया, आपके जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके बारे में बताया, किस तरह का व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, उस सब बारे में बताया। जो व्यक्ति उस समय का जो व्यक्ति ने चिंतन किया होगा, चिंतन के बाद उसने सोचा होगा कि इस सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाया जाए। अगर सामाजिक व्यवस्था नहीं रहेगी, लोगों के काम डिफाइंड नहीं होंगे, लोगों की ड्यूटीज डिफाइंड नहीं होंगी, तो फिर तो पशुओं की तरह हो जाएगा ये। जैसे जानवरों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, वो नहीं समझते कि डिसिप्लिन क्या है। तो उस समय एक डिसिप्लिन लाने के लिए एक व्यवस्था किसी ने बनाई, उसको हम आज से कंपेयर करें तो इसका कोई तुक नहीं बनता है, बेतुका तुक है ये। ठीक है, तो इसको वर्तमान कॉन्टेक्स्ट से तुलना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब हम बात करते हैं जो इसकी निंदा होती है, इसमें से कुछ गिने चुने हम 7-8 श्लोक है, उसको हिंदी में पढ़ते हैं। आपको पढ़ना है तो आप बुक ले सकते हैं मार्केट से। मेरे पास ये बुक है जिसमें जो कुछ मीनिंग इसके अंदर दिया हुआ है मैं वही बता रहा हूँ आपको। जैसे श्लोक नंबर 131, ये वाला, इसमें लिखा है, स्वयं दुखी होते हुए भी किसी का जी न दुखावे, परद्रोह मतलब दूसरे से शत्रुता की बुद्धि भी ना रखे, मतलब दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव मत रखो, और वचन भी ऐसे न बोले जिससे दूसरों को कष्ट हो, और ब्राह्मण विष की तरह सदैव सम्मान से निरपेक्ष रहे, मतलब ब्राह्मण कभी सम्मान की आशा ना रखे, और सदैव अमृत के सम्मान अपमान की इच्छा रखे, और हमेशा अपमान की इच्छा रखो। मतलब कहने का मतलब है कि आप अपमान में दुखी मत हो और सम्मान में सुखी मत हो। अब कोई इसमें बता दे इसमें कहाँ जाती बात है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब बोला जाता है कि ये स्त्री विरुद्ध है। अब इसमें श्लोक दिखाता हूं आपको, श्लोक नंबर 55-56, ये वाला। इसमें बोलता है कि अधिक कल्याण को चाहने वाले माँ बाप भाई पति और देवरों को चाहिए
कि कन्या का पूजन करें, मतलब उसका सम्मान करें और वस्त्र अलंकार आदि से भूषित करें। आगे, जिस कुल में स्त्रियां पूजित या सम्मानित होती है उस कुल में देवता प्रसन्न होते हैं। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां सभी यज्ञादि कर्म निष्फल हो जाते हैं। यह स्त्री सम्मान की बात करता है। आप बताइए स्त्री में अपमान की बात है क्या इसमें? आप खुद तय कीजिएगा। एक और बात है, अगला, जिस कुल में बहु बेटियां क्लेश भोगती है, ये वाला, जिस कुल में बहु बेटियां क्लेश भोगती है वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है, किंतु जहां इन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता वह कुल सदा सर्वदा बढ़ता है। सम्मानित न होने के कारण बहु बेटियां जिन घरों को कोसती है वे घर अभिचार से नष्ट होकर हर तरह से नाश को प्राप्त होते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि बहु बेटियों को परेशान मत करो, उनको सुख दो हमेशा। अब आगे देखते हैं। अब बोलते हैं कि ब्राह्मणों के पक्ष में किताब लिखी गई है। आप बताइए कहाँ लिखी गई है? ये देखिए, श्लोक नंबर 1 से 2 चैप्टर 4 का। इसमें क्या लिखा है? ब्राह्मण किसी को बिना कष्ट पहुंचाए अथवा दूसरे को थोड़ा कष्ट देकर अर्थात याचना वृत्ति से निरापद जीवन निर्वाह करे। मतलब ब्राह्मण का धर्म यह है कि बिना दूसरों को कष्ट पहुंचाए जीवन को यापन करो। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर मत भोगो। दूसरों को बिना कष्ट पहुंचाए जो जीवन जी सकते हो उतना जीवन जियो। यह ब्राह्मण की ड्यूटी है। अगला श्लोक, ये वाला 11 नंबर, जीविका के लिए मतलब अर्निंग के लिए अन्य लोगों की भांति छल प्रपंच आदि नीच वृत्ति का अवलंबन न करें। छल प्रपंच मत करो। झूठी आत्म प्रशंसा, आजकल तो हर कोई अपनी डिग्री आंकता है। झूठी आत्म प्रशंसा और दंभ आदि कपट आदि त्याग कर ब्राह्मण की जो शुद्ध जीविका हो उसी से जियो। सुख की इच्छा से परम संतोष धारण कर मन को किसी और बहकने न दे, क्योंकि संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है। हाँ, अब बात आती है कि लोग बोलते हैं कि ये तथाकथित शूद्र जाति के विरुद्ध है। अब आप बताइए इस श्लोक में कहाँ है ये? श्लोक नंबर 141 से 142, पेज नंबर 134। इसमें लिखा है, हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, मूर्ख, कुरूप, वृद्ध, दरिद्र और हीन जाति के लोगों को, जिसको आजकल हम लोग कास्ट बोलते हैं, सो कॉल्ड, मैं नहीं बोल रहा हूं, दरिद्र और हीन जाति वाले मनुष्यों का उनके दोषों को कहकर तिरस्कार न करे। मतलब गरीब को गरीब मत कहो, नीची जाति वाले को नीची जाति वाला मत कहो, हीन अंग वाले को हीन अंग वाला मत बोलो, किसी के ज्यादा अंग है तो उसको भी ज्यादा अंग वाला मत बोलो। इस तरह की बातें बोलकर उनको अपमान मत करो, ये मनुस्मृति बोलती है। ठीक है मित्रों, और ऐसे बहुत सारे हैं इसके अंदर। हाँ, अब आती है बात की ये क्षत्रियों का भी समर्थन करती है। अब इसमें क्या लिखा है कि जो राजा अज्ञान से अपनी प्रजा को सताता है वह शीघ्र ही अपने बांधवों सहित राज्य और जीवन से हाथ धो बैठता है। मतलब इसमें राजा की ड्यूटी क्या है? प्रजा को सुखी रखे। प्रजा को कष्ट देगा तो उस राजा को भी सजा मिलती है। ये लिखा है इस किताब में। जैसे शरीर के क्षीण होने से प्राणियों के प्राण नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही राजाओं के प्राण प्रजा पीड़न से नष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर प्रजा को पीड़ित करता है कोई राजा तो वो राजा ही नष्ट हो जाएगा। ये मनुस्मृति बोलती है। अब पापियों के लिए भी बोला है, इसने किसी को नहीं बख्शा, सभी के लिए कोड बनाया है। अब जो लोग पाप करते हैं उनके लिए क्या बोला है? श्लोक नंबर 85 पेज नंबर 246। पाप करने वाले समझते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, परंतु देवता और उनके अंतर्गत आत्मा स्वरूप पुरुष उन पापों को देख रहे होते हैं। मतलब हम सोचते हैं मैं पाप करूँ कोई नहीं देख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान देखते हैं, देवता देखते हैं। आकाश, भूमि, जल, हृदय, सूर्य, अग्नि, यम,
वायु, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सब प्राणियों के सब लोग जानते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अंधेरा भी देख रहा है, उजाला भी देख रहा है, सूरज देख रहा है, आकाश देख रहा है, भूमि देख रही है, सब लोग मिलकर हमको देख रहे हैं। तो हम सोचें कि चुपचाप हम गलत काम कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चलेगा। तो मित्रों, ये थी कुछ सेलेक्टेड बातें जो हमने मनुस्मृति में जो लिखी थी इस किताब में, आपके साथ साझा करी है। चयन आपको करना है कि वो गलत है या सही है। अब आते हैं मॉडर्न बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास और अंगीकार किया गया है। तो इसमें क्या है बेसिकली, जैसे उसमें 12 चैप्टर थे, इसमें आप सब जानते हैं पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स है, पूरा स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है इसके अंदर, जो पूरे संविधान की आत्मा जिसके अंदर निहित है, एक तो प्रस्तावना हो गई हमारी, एक हो गया फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और मान लो तो फंडामेंटल ड्यूटीज। सरकार के ऊपर दायित्व है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रत्येक नागरिक और या जो भी व्यक्ति अगर भारत में है उनको ऊपर जो उसको मिले हैं वो उनको लागू होने दे। ठीक है, तो बेसिक अगर 1 मिनट में बात करूं तो जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है कि कानून की नज़र में सब समान है। परफेक्ट। आर्टिकल 15 बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिलीजन, धर्म, रेस, जाति, कास्ट, जन्म स्थान और पुरुष या स्त्री, उस तरह से आधार पर, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यही आर्टिकल व्यवस्था करता है कि स्त्रियों के लिए, कुछ पिछड़ जाति के लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो इसमें भी कोई हामी नहीं है। और आर्टिकल 16 है जो बात करता है कि जो सार्वजनिक रोजगार है, मतलब जो सरकारी क्षेत्र में, लोक क्षेत्र का जो रोजगार है, उस पर सभी को समान अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें भी व्यवस्था है, इनेबलिंग प्रोविजन है कि जो पिछड़े लोग हैं सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, कंटेंट जो अस्पृश्यता है वो अपराध है। आर्टिकल 18 बोलता है कि एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़कर किसी तरह की पदवी किसी को नहीं दी जाएगी। 19 में आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 20 में बोला जाता है कि आपको 2 बार किसी भी चीज़ के लिए, अपराध के लिए 2 बार सजा आपको नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 बोलता है कि आप प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना शरीर यानी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 वो डिटेंशन के बारे में बात करता है कि 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को अपने पास नहीं रखोगे, पुलिस कब्जे में नहीं रखोगे, और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा और उसको गिरफ्तारी के कारण बताया जाएगा। उसी तरह से 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि आपको अपना धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है और अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह आप खोल सकते हो। और 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों की बात करता है कि अगर आपका मूल अधिकारों का कहीं हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 पे जा सकते हैं रिट के माध्यम से, और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। तो मित्रों, दोनों पुस्तकों में कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। ये वर्तमान जो लोक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, वो संविधान के हिसाब से चलती है, और बाकी जो जितने भी इसमें प्रोविजंस हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था है कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट होगा, कहाँ हाई कोर्ट्स होंगे, कहाँ किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राज्यपाल का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, संसदीय व्यवस्था किस तरह से चलेंगी, नियुक्तियाँ और पद से हटाना, प्रक्रियाएं, उन सब के बारे में बातें की गई इसमें। लेकिन अब जैसे सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए अलग अलग लॉज आ गए, हिंदू लॉज है, मुस्लिम लॉज है, वो अलग अलग है। तो इनका, इसका और इसका तुलना का कोई लॉजिक नहीं है मित्रों। कहाँ से लॉजिक, क्या बताओ इसके अंदर। आप दोनों बुक खोल के पढ़ो, आपको लगेगा कि इसमें तुलना का कोई लॉजिक ही नहीं है। यह है जो हमारे वर्तमान सभी कानूनों के आत्मा है। कोई भी कानून संविधान से परे नहीं हो सकता है। वहीं मनुस्मृति को कानून प्रेजेंट लॉ नहीं मानता है। ये एक सामाजिक व्यवस्था थी उस जमाने में, वर्तमान में ये पूरी तरह से कहीं भी लागू नहीं है।
और चारों वर्णों में से कोई भी इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। लेकिन किसी ने भी अगर कुछ क्रिएशन किया है सोच समझ के, तो आध्यात्मिक या बौद्धिक रूप से हमें जहाँ जहाँ जो जो अच्छा मिले उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ है उसके अंदर 20 उसमें गुण है, 5 अवगुण है, तो 5 अवगुणों के लिए हमें उसके बचे हुए 15 गुणों को भी नष्ट नहीं करना चाहिए। उसमें से जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो समाज के लिए फ़ायदेमंद है, जो समाज को आगे ले जाने में सहायता कर सकते हैं, वो हमें उसमें से अडॉप्ट कर लेने चाहिए। और एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि दोनों पुस्तकों में तुलना नहीं हो सकती, दोनों के अपने अपने महत्व हैं। देश संविधान से चलता है, नो डाउट, और सामाजिक व्यवस्था है उसमें जितना मनुस्मृति से बिना किसी वर्ग को बिना सताए, बिना परेशान किए, बिना वंचित किए, जितना उसमें से लेने लायक है वो लिया भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।